हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। और ये होने वाला है, आज हम पढ़ेंगे, टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, चैप्टर 1, जो कि एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है क्लास 7th की हमारी हिस्ट्री की बुक का। चैप्टर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। तो ये हमारा चैप्टर होने वाला है जिसमें जो हमारी मिडिवल हिस्ट्री है, जो 1000 ईयर्स हैं, उसको उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है उसमें बहुत उसका सार होता है। तो देखो, जैसे अब ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। पहली चीज़ मैं आपको कुछ पीछे से कनेक्ट कराना चाहती हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री से, तब हम क्लास 7 को जोड़ करके पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो सुनो, क्लास 6 में भाई आपने पढ़ी एंशियंट हिस्ट्री, राइट। अब एंशियंट हिस्ट्री से हम मूव कर रहे हैं 7th क्लास की हिस्ट्री पे, जो कि है आपकी मिडिवल हिस्ट्री, यानी कि ये बीच का काल है। अब ये किसके बीच का है? देखो, एक है एंशियंट हिस्ट्री, एक है 8th क्लास में जो आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो उनके बीच की जो थ्रेड है वो है आपकी क्लास 7th की मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जैसे कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, हमेशा ना, जैसे क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था, जो पहला चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, जिसमें आपने इन शॉर्ट पढ़ा था कि भाई आगे आने वाली पूरी एंशियंट हिस्ट्री में, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भाई पहले जो थे ये लोग हंटर गैदरर थे, फिर धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड लाइफ की तरफ मूव करेंगे, लोग फार्मिंग करना शुरू करेंगे, रेयरिंग करना शुरू करेंगे एनिमल्स की, और ऐसे ऐसे फिर हड़प्पा, मोहनजोदारो और वो सारी चीज़ें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी, फिर कैसे कैसे मगध एम्पायर बनता है। ठीक है, ये सारा हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर करके आए हैं, है ना। अब हम बात करें मिडिवल हिस्ट्री की, तो यानी कि ये जो मिडिवल हिस्ट्री है ना, क्लास 7th की हिस्ट्री, इसका जो टाइम पीरियड आप 1000 साल का पढ़ने वाले हो। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, ट्रेस करेंगे हम चेंजेस की, क्या चेंजेस आए थे उनको हम ट्रेस करेंगे 1000 ईयर में। ये कौन से 1000 ईयर की बात हो रही है? ये अराउंड, ठीक है, अराउंड 700 से लेकर के 1750 तक। ठीक है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये हम लोग जो है 7th क्लास की हिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर है बेटा आपका 7th क्लास का, वो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जो आपको बताएगा कि इन्हीं 1000 सालों में, जैसे कई जगह 750 से 1750 भी लिखा होता है, तो वो आप उतना मतलब कंफ्यूज मत करना। ठीक है, 700 या 750 आप बोल सकते हो अराउंड। ठीक है, तो इन 1000 सालों में क्या क्या चेंजेस जो है आए हैं, तो हम ये पूरा इन 1000 सालों के बारे में ही पूरी 7th क्लास की हिस्ट्री है। ठीक है, जिसमें बीच में मुगल सल्तनत आएगी, मतलब उससे पहले दिल्ली सुल्तान आएंगे, उसके बाद मुगल आएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारी 8th क्लास में आएगी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आप मोस्ट फोकस आपका ब्रिटिशर्स पे होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स आए थे और कैसे उन्होंने हमारे फ्रीडम को छीना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप 7th क्लास की अभी आप बात करो। तो चैप्टर का नाम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो 1000 साल है मिडिवल हिस्ट्री आफ्टर एंशियंट हिस्ट्री, इसके हम जो चेंजेस आएंगे वो हम ट्रेस करेंगे, क्योंकि चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड आते ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ रही थी, नहीं, धीरे धीरे लोग सोफिस्टिकेटेड लाइफ की तरफ मूव कर रहे थे, यानी कि वो हंटर गैदरर ही थे काफ़ी टाइम तक, नहीं ना। सो एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा, चेंजेस अकॉर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद चेंज आता ही आता है। ठीक है, तो चलो अभी हम इन्हीं 1000 सालों के चेंजेस को ट्रेस करेंगे। अब आप कहोगे मैम देखो, स्टार्टिंग में ही एक मैप दे रखा है ना, ये मैप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो मैप है ना, मैं आपको पहले बता दूं, ये रहा मैप। ये मैप बनाया गया है अल इदरीसी के द्वारा। अल इदरीसी जो कि है एक ज्योग्राफर। ठीक है, इन्होंने ये मैप बनाया है, यहाँ पे कुछ लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे ये मैप 1 जो दिखाया गया है, ये एक सेक्शन ऑफ वर्ल्ड है, मतलब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये मैप है। आप कहोगे ऐसा भी मैप था क्या कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का? जी हाँ, तो ये मैप है, ये जोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया है 12th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, कौन सी सेंचुरी? 12th सेंचुरी। डेट भी स्पेसिफाई कर दे, ओ ईयर भी ये स्पेसिफाई कर देंगे। देखो, एक चीज़ आपको बताती हूँ, हिस्ट्री में ना कभी डेट पे उतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं की जाती है, कि जैसे आपका बर्थडे आता है 20 अप्रैल को, तो ये बोल दो कि इसने मैप बनाया था इसी पर्टिकुलर डेट पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो अराउंड वो साल क्या था, कौन सी सेंचुरी थी, ये तो चलो फिर भी मतलब एग्जामाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 12th सेंचुरी में बाय अल इदरीसी बनाया गया था, और यहाँ पे इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही दिखाया है, फ्रॉम लैंड टू सी। अब ये समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। पहले आप इस मैप को देखिए। अब आपको ये चीज़ नोटिस हो रही होगी कि ये जो लग रहा है, ऐसा तो हिस्सा हमारा मैप में अगर हम देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो ये श्रीलंका काइंड ऑफ लग रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग श्रीलंका तो भाई साउथ में है। इन्होंने नॉर्थ में कैसे बना दिया? इनके मैप के अकॉर्डिंगली नॉर्थ में है श्रीलंका, तो ये कैसे हो गया? ठीक है, तो ये मे भी हो सकता है इन्होंने अपोजिट साइड से देखा हो। अब मैं क्या बता रही हूँ, सुनो।
देखो आप मैप 1 को देखो, अभी मैप 2 भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। जो मैप 1 है यानी कि जो ये वाला अभी हमने मैप देखा है, ये अरब ज्योग्राफर अल इदरीसी ने बनाया था। अच्छा, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर दैट ऑल्सो अगर वो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करने आए तो दिस चैनल गोइंग टू बी बेनिफिशियल एज बिकॉज मैं यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो भी मार्क करती हूँ, ठीक है। तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। देखो, तो जो अरब ज्योग्राफर है अल इदरीसी, ठीक है, इन्होंने ये बनाया है मैप 1154 सीई में। 1154 है मतलब कि 12th सेंचुरी, अराउंड 12th सेंचुरी ही बात हो रही है जो इन्होंने यहाँ ऊपर लिखा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करी हूँ, ठीक है। अच्छा, द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज अ डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इन्होंने ये बनाया है मैप, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही बनाया है, यानी कि जैसा इन्होंने इंडिया को देखा, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाया। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि अच्छा एक और मैप है, सोचना तो अभी, जैसे कि ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये श्रीलंका इन्होंने नॉर्थ में बनाया है ना। तो इनके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि ये मान लो इधर की साइड से, कश्मीर वगैरह की साइड से आए होंगे या इधर से आए होंगे, तो इन्हें ऐसा ही मैप दिखा, इन्हें सबसे पहले ऐसा दिखा, तो फिर इन्होंने साउथ वाला नॉर्थ में बना दिया, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब एक और मैप है जो कि यहाँ बना हुआ है, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, इसे आप बोल सकते हैं मैप 2। और ये बनाया है एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, ठीक है। कार्टोग्राफर कौन होता है आपको पता होना चाहिए, जिनका काम ही मैप बनाने का होता है। ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ले दिसले, इन्होंने बनाया है मैप। ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है, लेकिन आप यहाँ नोटिस करोगे ये पहले वाले मैप से तो काफ़ी अलग है, और हमारे अब के जो हमारा आप इंडिया का मैप है ना, ठीक है, ये रही आपकी इमेज इंडिया के मैप की, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। इन्होंने श्रीलंका भी नीचे ही बनाया है, साउथ में ही, है ना। उन्होंने तो बिल्कुल ऊपर बना दिया था, तो वो उनकी भी गलती नहीं है, वो इन्होंने जैसा देखा तो वैसा बना दिया, ठीक है। अब इनके दोनों के मैप के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, तो हाँ, तो मैप 2 अभी आपने देखा, वो वॉज मेड इन 1720s। ये 1720s में बनाया गया है, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर है। कार्टोग्राफर कौन होता है, अ पर्सन हु मेक्स द मैप, जिसका प्रोफेशनली काम मेकिंग मैप ही होता है, तो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। अब ये जो दो मैप्स हमने देखे, दीज टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। देखो, ये है तो सेम एरिया के, मतलब इन दोनों ही मैप में किस चीज़ की बात की गई है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की गई है, इंडिया को ही बनाया गया है। तो बट फिर भी ये दो मैप दिखने में अलग अलग है, ठीक है। अगर हम अल इदरीसी जो फर्स्ट वाला मैप था, ये वाला, इसके मैप की बात करें तो साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, साउथ वाले को साउथ में जो होगी, देखो इन्होंने नॉर्थ में साउथ इंडिया बना दिया और साउथ में नॉर्थ, यानी कि जो श्रीलंका है वो इन्होंने आइलैंड वो टॉप पे बना दिया, ठीक है, जबकि वो साउथ में है। इनके अकॉर्डिंग वो अल इदरीसी के मैप में ये नॉर्थ में है श्रीलंका, राइट। तो इस तरीके से, और इसमें जो प्लेसेस मैप 1 में मार्क किए गए हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में मार्क किए गए, क्योंकि ये अरब ज्योग्राफर है, हमने पढ़ा अल इदरीसी क्या है, अरब ज्योग्राफर है, तो ये इसलिए इन्होंने अपने मैप पे अरेबिक लैंग्वेज में जो है प्लेसेस को मार्क किया है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन्होंने किस तरीके से मैप को बनाया है। तो मैंने आपको ये पूरी डिटेल बता दी, ठीक है, कि दोनों मैप में से किसने कौन सा बनाया और क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। आगे पढ़े। अब देखो, ये जो मैप 2 की हम बात कर रहे थे उसका भी हम सेक्शन ये पढ़ लेते हैं। द सब कॉन्टिनेंट, अगेन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही बनाया है फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी। अर्ली 18th सेंचुरी मतलब 1720s में ये मैप बना है, तो आप इसको अर्ली 18th सेंचुरी बोल सकते हैं, बिल्कुल, है ना। 1720s में ये बना है बाय हाँ डेज लिस्ले, ठीक है, इन्होंने ये बनाया है। अब ये थोड़ा फिर भी, ये जो इनका बनाया फ्रेंच कार्टोग्राफर ले दिसले ने, ये फिर भी थोड़ा आपके वाले इंडियन मैप से थोड़ा सा मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप बात करोगे जो था मैप 1, ठीक है, अरब ज्योग्राफर वाला, तो उसमें देखो कुछ वेल नोन नेम्स भी मेंशन थे, जैसे कन्नौज। कन्नौज के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, या कन्नौज यूपी में है, ठीक है। वो स्पेल्ड किया हुआ है मैप में एज कन्नौज, क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेज में किया हुआ है, अरेबिक, है ना। अरब जोग्राफर ने जो बनाया था तो अरेबिक लैंग्वेज में है ये, ठीक। तो बस ये बात बताई जा रही है। आगे, मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। जो मैप 2 था, फ्रेंच कार्टोग्राफर जो ले दिसले ने बनाया है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, जिसमें इंडियन सब कॉर्डिनेट फिर भी थोड़ा मैचिंग का लग रहा है ना, अब वाले से मैप से। तो वो 600 ईयर्स के बाद बना, 600 सालों के बाद। पहला मैप आपको पता ही है, पहला मैप बना 1154 अराउंड 12th सेंचुरी। दूसरा मैप बना 18th सेंचुरी के अर्ली में, यानी कि 1720s में। तो कितना गैप हो गया, 600 सालों का लगभग गैप हो गया, है ना। तो मैप 2 जो था वो 600 सालों के बाद बना मैप 1 के। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या था, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। मैंने आपको बताया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आते ही हैं। तो जो मैप पहले बना था और जो 600 साल बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप बना, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे एरियाज
जोड़ दिए। जैसे नीचे वाला जो मैप है ये आपको जो दिखाया गया फ्रेंच कार्टोग्राफर का, काफ़ी सारे एरियाज इन्होंने ऑलमोस्ट थोड़ा सही सही ही बना दिया है ना। जैसे हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप दिखता है, तो वही कि चेंजेस तो आए होंगे, है ना, चेंजेस कंसिडरेबली आते हैं। सो दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर अस, ठीक है। ये जो सेकंड वाला मैप है फ्रेंच कार्टोग्राफर ले दिसले ने जो बनाया है, दिस मैप, मैं बार बार पता है आपको क्यों नाम ले रही हूँ, ये जो मैप 1 अल इदरीसी ने बनाया है और नेक्स्ट ले दिसले, मैं इसलिए बार बार नाम ले रही हूँ क्योंकि ये आता है, ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए यू शुड बी अवेयर अबाउट कि कौन सा वाला मैप किसने बनाया था, ठीक है, और उसका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है मैप का, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ये जो मैप है दूसरा वाला फ्रेंच कार्टोग्राफर वाला, ये हमको ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज भी दिखाए गए हैं इस वाले मैप में वो डिटेल में सारी चीज़ें मैप की गई हैं। दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस, मतलब ये वाला जो मैप था ये वाला, ये यूज़ किया जाता था क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया के से रिलेटेड भी सारी डिटेल्स अच्छे से बताई गई हैं। यहाँ पे देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया समझते हो, समुद्र के आसपास वाले एरिया, ठीक है। तो ये वाला जो मैप था वो यूरोपियन सेलर्स जो होते थे या फिर जो मर्चेंट्स वगैरह होते हैं जो ट्रेड वगैरह के लिए इधर उधर मूव करते हैं ना, मर्चेंट्स उन्हें बोलते हैं, फॉर ट्रेडिंग पर्पस ये मूव करते हैं, तो इनके लिए ये वाला मैप जो है ये लोग यूज़ करते थे, ठीक जी। अब एक चीज़ और है, ठीक है, वो क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स, कि जो कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी मतलब मैप मेकिंग की ये जो साइंस है या ये जो चीज़ें हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी बदली है, बनाने का तरीका दोनों पीरियड्स में कार्टोग्राफर का अलग अलग था। वेन हिस्टोरियन, अब जो हिस्टोरियन होते हैं ना हमारे, अब देखो ये मैंने आपको मैप्स के बारे में डिस्क्रिप्शन डिटेल दे दिया है, अब बात एक ये बोल रहे हैं कि जो वेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट, जो हमारे हिस्टोरियन है जो कि हिस्ट्री लिखते हैं या जो भी रिसोर्सेज है पास से जो मिले हैं सोर्सेज जो है उसको रीड करते हैं, तो जब ये हिस्टोरियन रीड करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट मैप या टेक्स्ट जो भी इन्हें मिलता है हिस्ट्री या पास्ट से, फ्रॉम द पास्ट जो भी इनको टेक्स्ट मिलता है, मैप मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो जब हिस्टोरियन इसको रीड करते हैं ना, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वो ना काफ़ी सेंसिटिव तरीके से, ये नहीं कि उनको टेक्सचुअल रिकॉर्ड मिला और बस उन्होंने उसको उठाया और सच मान लिया, नहीं, वो काफ़ी सेंसिटिवली चीज़ों को देखते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस हुए होंगे, तो फिर वहाँ से आपने एक कार्बन डेटिंग होती है जिससे जिससे हिस्टोरियन जो है पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें हिस्टोरियन जो है रीड करते हैं डॉक्यूमेंट्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो भी उन्हें पास से मिलते हैं बड़े सेंसिटिव तरीके से, ठीक है, कि उस समय क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसके अकॉर्डिंगली क्या कॉन्टेक्स्ट था इन विच द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस, उसी के अकॉर्डिंगली कि उस समय क्या बैकग्राउंड था, क्या कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ लिखी हुई है, इन्फॉर्मेशन जो होती है पास्ट की और कैसे कैसे ये प्रोड्यूस की गई होगी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली ही वो उसको स्टडी करते हैं, मतलब सेंसिटिव तरीके से जो है स्टडी करी जाती है हिस्टोरियंस के द्वारा। अब देखो मैं कह रही हूँ कि देखो चेंजेस हुए होंगे, मैंने ये बात लाइन 2-3 बार बताई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस होते ही हैं, और हम ये जो चैप्टर पढ़े हैं वो हम वही 1000 साल जो मिडिवल हिस्ट्री के 1000 साल हैं उन्हीं के चेंजेस के बारे में हम रीड कर रहे हैं। तो देखो जब चेंजेस होते हैं ना तो अब टर्मिनोलॉजीज भी बदलती हैं, टर्मिनोलॉजीज वर्ड केम फ्रॉम टर्म्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ को आप क्या नाम दे रहे हो, तो वो नेम वो वर्ड उसके मतलब वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलते हैं चीज़ों के, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज की, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो पुराने जब थोड़ा पहले का समय था तो उस समय इस टर्म्स का मतलब ये होता था और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ साथ उन टर्म्स के मतलब भी या मीनिंग भी बदल गए, ठीक है। तो इफ़ द कॉन्टेक्स्ट, अब हम ये वाला टॉपिक जो है पढ़ना शुरू करेंगे, अभी हमने मैप्स से रिगार्डिंग चीज़ें इन्फॉर्मेशन पढ़ी, देखो मैं यही बोल रही हूँ कि हिस्ट्री का ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, यहाँ पे आपको ये ओवरऑल क्या क्या चेंजेस किस किस तरह के चेंजेस आपको हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री में 7th क्लास में पूरा देखने को मिलेंगे, ये तो ये ओवरऑल चैप्टर है, तो ये आप इसको टॉपिक वाइज ही कवर करो, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था कि भाई मैप से रिलेटेड, अब हमारा दूसरा कि मैप और कार्टोग्राफी में किस तरीके से टाइम के साथ साथ डिफरेंस आया, ठीक है, कि पहला मैप जो जिसने बनाया था और दूसरा मैप जो जिसने बनाया था उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था, है ना। तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखो मैं आपको हर एक लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पता है क्यों देती हूँ, सो दैट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, नो मैटर ये 30 मिनट की बने या फिर 15-20 मिनट्स की, आपको ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी लर्न भी हो जाए मेरे साथ। तो मतलब मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि हिस्ट्री जो है ना उसको मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई इतने नाम हैं, इतनी डेट्स हैं, कैसे याद करें, तो याद नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, विद लॉजिक चलना है, और आप मेरी अगर वीडियोस देखते होगे ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ आप साथ साथ ही लर्न कर लो, मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करके नाम ले करके आपको बताती हूँ, सो दैट यू जस्ट रिमाइंड ऑल ऑफ दैट
राइट नाउ, क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो उस समय अगर आप साथ साथ ही अपने दिमाग में रख लोगे और एक बार मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से चैप्टर की रीडिंग लगाओगे ना, मतलब मस्त आपको अच्छे से हो जाएगा, ये मैं श्योरिटी दे सकती हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है, अब न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ रहे थे। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद द टाइम, कि भाई जिस कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर चीज़ या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो उसका मीनिंग था, जो कॉन्टेक्स्ट था, वो वही बदल जाती है, चेंजेस विद टाइम। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ, जो चीज़ों के मीनिंग है, मीनिंग भी बदल जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इतना क्लियर है? वॉट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, वो भी बदलती हैं। यस, क्या वो बदलती हैं? यस, बिल्कुल बदलती हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। अब हमारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, कुछ अरेबिक में है, कुछ फ्रेंच में है, कुछ पर्शियन में है ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस है हमारे रिकॉर्ड्स हिस्ट्री के डिफरेंट लैंग्वेजेस में, विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। और जो लैंग्वेजेस है वो, या जो उसका मीनिंग लिखा गया होगा, या जो लैंग्वेज थी, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलती गई। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करोगे मिडिवल पर्शियन की फॉर एग्जांपल, वो डिफरेंट है मॉडर्न पर्शियन से। ठीक है दोनों ही पर्शियन लैंग्वेज, लेकिन जो मिडिवल टाइम पीरियड की पर्शियन थी और जो मॉडर्न टाइम पीरियड की पर्शियन है, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप रिकॉर्ड उठाओगे हिस्ट्री का कोई मिडिवल टाइम पीरियड के पर्शियन लैंग्वेज का, मिडिवल पर्शियन, तो आपको जो वो उसमें वर्ड या चीज़ें मिलेंगी वो अब मॉडर्न वाली पर्शियन से उसके वर्ड या स्पेलिंग बदल गई होगी। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड बदल गया, मिडिवल से मॉडर्न हो गया, तो लैंग्वेजेस के भी पैटर्न या स्पेलिंग बदल जाते हैं या फिर चीज़ें बदल जाती हैं। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद द रिगार्ड टू ग्रामर ओनली एंड द वोकैबुलरी, इवन द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड चेंजेस ओवर द टाइम। मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्रामर या स्पेलिंग बदल गई, इनफैक्ट वो पहले ये वर्ड का यूज जिस कॉन्टेक्स्ट में किया गया था, अब जब उसका उसी वर्ड का यूज किया जा रहा है तो मे बी वो कोई और कॉन्टेक्स्ट में हो, यानी कि मीनिंग भी चेंज हो जाते थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, दैट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड आल्सो चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, नॉट जस्ट ग्रामर एंड वोकैबुलरी गॉट चेंज, इवन द मीनिंग। ओके, जैसे अब आपको ये एग्जांपल देंगे, ये देंगे आपको एग्जांपल, इन्होंने कहा कि मीनिंग बदल जाते थे, टर्मिनोलॉजीज की बात करी। अब ये एग्जांपल देके आपको बताएंगे कि कैसे वर्ड्स के मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदल जाते हैं। यानी कि कोई उस वर्ड को किसी चीज़ का किसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में लेता है या आगे आगे वो बदल जाता है। लाइक टेक द टर्म हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान वर्ड की बात करो, आज हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ तो इसका सीधा सा मतलब आपको याद आता है कि भाई हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। हिंदुस्तान मतलब हमारी कंट्री इंडिया, है ना। सो टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, मैंने आपको बताया हिंदुस्तान टर्म, बट जो मॉडर्न नेशन स्टेट है हमारी, बट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी, अगर आप बात करेंगे ना 13th सेंचुरी की, तो उसमें मिनहाज सिराज एक पर्सन है, ठीक है, उन्होंने एक क्रॉनिकलर है, ये लिखते हैं पर्शियन लैंग्वेज में, क्रॉनिकलर है। इन्होंने जो हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था, तो अकॉर्डिंग टू मिनहाज सिराज, सुनते जाना समझ आएगा सब, अकॉर्डिंग टू मिनहाज सिराज हिंदुस्तान वर्ड जो था, ठीक है, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। इनके अकॉर्डिंग जो हिंदुस्तान वर्ड था वो था द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, दैट्स इट। मतलब जो हम आज हिंदुस्तान वर्ड को एज अ होल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 13th सेंचुरी तक मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, द एरिया जो पंजाब और हरियाणा का एरिया है और जो गंगा यमुना के बीच की जमीन है, द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर, तो वो एरिया, जस्ट ये दो ए टाइप के एरिया को इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड कहा था। अब आप सोचोगे कि मैम 13th सेंचुरी में इतना सा मतलब कैसे था, आज तो पूरे हिंदुस्तान पूरी इंडिया को कहा जाता है। देखो वो सब बात होती है कि कितना इन्होंने मतलब इसको क्या बोलते हो, एक्सप्लोर किया, जितना इन्होंने एक्सप्लोर किया उतना ही उन्होंने उसको नाम दे दिया, समझ रहे हो। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तभी तो हम बोले चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि आप और लर्न करते हो, एक्सप्लोर करते हो, चीज़ें सीखते हो, ओवर द टाइम आप भी तो लर्निंग बढ़ती है आपकी, तो वही बात बताई जा रही है। बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि मीनिंग वर्ड्स के बदल जाते हैं, किसी के लिए ये वर्ड का मीनिंग कुछ और था, फिर आगे वाली सेंचुरी में क्या हुआ कि ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर आइलैंड फॉर लैंड दैट वर पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो हिंदुस्तान वर्ड था वो उन लैंड एरियाज के लिए चूज करा जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर के एरियाज थे, पॉलिटिकल सेंस में इन्होंने यूज करा। ठीक है, देन द एरियाज इंक्लूडिंग इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, कि वही ये जो टर्म हिंदुस्तान थी अकॉर्डिंग टू मिनाज सिराज, वो वाले एरिया थे जो कि दिल्ली सल्तनत के वाले एरिया से, और जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ती गई तो इस वर्ड का जो मतलब है वो भी बढ़ता गया। बट हाँ, साउथ इंडिया को इन्होंने कभी इंक्लूड नहीं करा, मतलब ये पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना वो ऊपर की साइड ही है ना, नॉर्थ एंड सेंट्रल।
वही कबरा। तो उसके अलावा बाय कॉन्ट्रास्ट इसके अलावा क्या था 16th सेंचुरी में, देखो 13th सेंचुरी में मिनाजी सिराज ने क्या बोला, मैंने आपको बता दिया हिंदुस्तान टर्म का मतलब। अब 16th सेंचुरी में बाबर, जब मुगल सल्तनत आई, मतलब मुगल के पीरियड में जो बाबर था, उसने यूज़ करा हिंदुस्तान टर्म को टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी एंड द फ्लोरा फोना एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसने उन्होंने बोला मिनाजी सिराज ने पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की लैंड को उन्होंने हिंदुस्तान बोला 13th सेंचुरी में। फिर जैसे जैसे 16th सेंचुरी में बाबर आए, तो उन्होंने जो हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ करा वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया कि ज्योग्राफी डिस्क्राइब करने के लिए, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फ्लोरा फोना, समझते हो, एनिमल्स के बारे में, कल्चर के बारे में, ठीक है, ये सबको डिस्क्राइब करने के लिए बाबर ने यूज़ किया। एज वी विल सी कि भाई लेटर इन द चैप्टर आपको पता चलेगा कि 14th सेंचुरी में एक अमीर खुसरो थे। 14th सेंचुरी में एक पोएट है अमीर खुसरो की मैंने भी एक दो पढ़ी हुई है पोएम। तो 14th सेंचुरी में जो पोएट है अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद वर्ड का यूज़ किया था, हिंदुस्तान नहीं, उन्होंने वन वर्ड हिंद का यूज़ किया था, ठीक है, सिमिलर वे में। सो वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। तो ये वही बता रहे हैं कि हिंदुस्तान वर्ड को जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी के साथ जो है जोड़ा गया है, जैसे बाबर के द्वारा। सो ये जो टर्म हिंदुस्तान है ना, इसने ये डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग कभी, विच आर एसोसिएटेड विद इट टुडे। जो आज हिंदुस्तान वर्ड को पूरे नेशनल मीनिंग दिया जाता है कि भाई हाँ ये पूरी कंट्री, इंडिया हमारी कंट्री के बारे में, पहले ऐसा नहीं था, पहले इट वॉज जस्ट फॉर जोग्राफिकल सेंस को डिफाइन करने के लिए या कुछ पर्टिकुलर एरियाज को डिफाइन करने के लिए हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया जाता था। तो आपने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग लोगों ने हिंदुस्तान वर्ड का अलग अलग मतलब या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा है, और ये हमें हिस्टोरियंस को हिस्ट्री के रिकॉर्ड, टेक्सचुअल रिकॉर्ड पढ़ के पता चला, ठीक है। तो बात सिंपल सी यही है कि जैसे टर्म्स का जो मीनिंग था, कॉन्टेक्स्ट था, वो भी टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है, ठीक है, राइट। सो हिस्टोरियन जो हमारे होते हैं टुडे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, ठीक है। तो अब जो हिस्टोरियन हमारे हिस्ट्री लिखते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो उनको बड़े केयरफुल तरीके से टर्म्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म आप आज लिख रहे हो सकता है वो हिस्ट्री के रिकॉर्ड में पहले उसका कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग कुछ और हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात लेते हैं, एक टर्म है फॉरेनर। आज आप फॉरेनर क्या समझते हैं? द पर्सन हु इज मतलब NRI है ना, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द फॉरनर फॉर अस, ठीक है, जो इंडिया से बाहर का है किसी और देश से, तो वो फॉरनर है। लेकिन पहले फॉरनर वर्ड का मतलब आप पता है क्या होता है? इट इज़ यूज टुडे एज टू मीन समवन हु इज़ नॉट इंडियन। अब आज इसका कैसे यूज़ किया जाता है, वही मैंने आपको बताया कि जो पर्सन इंडियन नहीं है वो फॉरनर है। आज तो इसका ऐसे यूज़ किया जाता है, बट पहले, हाँ जी, तो पहले अगर आप बात करोगे मिडिवल पीरियड की, यानी कि जो हम क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़े हैं, उसी मिडिवल पीरियड 1000 सालों 700 से लेकर 1750 तक के ईयर की बात करोगे, तो फॉरनर वर्ड का यूज जो किया जाता था वॉज एनी स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर। कौन सा स्ट्रेंजर? जो देश के बाहर का है वो नहीं, हु अपियर्ड से इवन गिवन इन अ विलेज, मतलब जो एक गाँव है, एक पर्टिकुलर गाँव ए है, तो अब मान लो कोई गाँव बी से आया है, तो गाँव ए वालों के लिए ये जो है स्ट्रेंजर हो जाएगा, मतलब उसको परदेसी वर्ड, अजनबी वर्ड यहीं से आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है समवन हु इज वॉज नॉट द पार्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर, जो इस पर्टिकुलर गांव के कल्चर का पार्ट नहीं है, इस पर्टिकुलर यहाँ के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहा, किसी दूसरे एरिया के कल्चर को फॉलो कर रहा है, तो वो भी इनके लिए फॉरनर हो जाता था, जबकि वो ये दोनों गाँव इंडिया में ही है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि फॉरनर वर्ड का मतलब पहले और अब का क्या है, ठीक है। तो इन हिंदी टर्म में आप इसको परदेसी या अजनबी बोल सकते हैं, तो द पर्सन, ठीक है, और पर्शियन में इसको आप अजनबी बोल सकते हैं। तो बात सिंपल सी यही है कि फॉरनर वर्ड का मतलब आज होता है NRI, जो कि इंडिया का नहीं है, उसको भी बोलते हैं। लेकिन जो पहले का टाइम था वो ये था कि कल्चर के बेसिस पे भी, कि जो हमारे कल्चर या इस पर्टिकुलर गांव से नहीं है, बाहर के गांव से आया है, दूसरे गांव से आया है, तो भी वो उसको स्ट्रेंजर ही ये लोग या फॉरनर बोलते थे, ठीक। आगे, अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरनर, मतलब वही एक जो सिटी ड्वेलर है, यानी कि जो सिटी में लोग रहते हैं, उनके लिए जो गांव में लोग हैं ना, जो फॉरेस्ट जंगल में लोग रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर है, फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में घूमते हैं, तो वो उनके लिए फॉरनर हो जाया करते थे। मतलब आज के टाइम ये थोड़ी है, आप मान लो एक पर्टिकुलर सिटी में, सेटल्ड सिटी में हो, और अगर कोई फॉरेस्ट एरिया से आएगा तो क्या आप उसको स्ट्रेंजर बोल दोगे? नहीं, आपको पता तो है भाई ये फॉरेस्ट भी हमारी इंडिया में, ये तो हमारा इंडियन भाई ही है, ये समझ रहे हो। तो लेकिन पहले ये नहीं था, पहले ये था कि एक सिटी ड्वेलर जो था, शहर में रहने वाले लोग, जो अगर फॉरेस्ट से कोई आ रहा है तो उनके लिए वो फॉरनर है, क्योंकि वो उनके कल्चर को फॉलो सिटी वाले नहीं कर रहा है, तो वो अलग हो गया उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, स्ट्रेंजर हो गया। तो ये था। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर्स टू ईच अदर, मतलब वही कि एक विलेज में अगर दो लोग रहते हैं, एक ही विलेज है उनका, तो वो फॉरनर नहीं है, इवन दो
उनके डिफरेंट रिलीजन कास्ट बैकग्राउंड हो, फिर भी वो फॉरेनर नहीं है क्योंकि वो एक विलेज में रहते हैं। लेकिन यही अगर कोई दूसरा विलेज से आएगा इस विलेज में तो भाई उनके लिए फॉरेनर हो जाता था। अकॉर्डिंग टू द मिडिवल पीरियड फॉरेनर वर्ड का मतलब ये था। गॉट इट। और आज क्या है वो तो आपको पता ही है। तो वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है टर्म्स या उसके कॉन्टेक्स्ट या जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था या जो उस टर्म का पर्टिकुलर मीनिंग है वो भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में लोग उस वर्ड को अलग अलग अपने अकॉर्डिंगली, अपने जितना उन्होंने एक्सप्लोर किया या उसके अकॉर्डिंगली ही वो यूज़ करते हैं। तो अलग अलग मतलब एक ही टर्म का मतलब अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ किया गया है, आपने देखा ही अलग अलग टाइम पीरियड में। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग बोल दिया मैंने। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। ठीक है, तो अब आपको वो वाला टॉपिक आई होप समझ में आया हो जो कि टॉपिक 2 था, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की। तो मैं वही बोल रही हूँ, आप ये वाला चैप्टर थोड़ा सा टॉपिक वाइज लेकर के चलो कि जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग चलते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है। यहाँ पे आपको 1000 सालों में क्या क्या चेंजेस आए, टर्म्स में चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए वो ओवरऑल बताए जा रहे हैं। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन वाइज आप पढ़ते जाओ इसको, ठीक है। तो अब क्या है, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। हिस्ट्री के जो लिखते हैं हमारे हिस्टोरियन, और वो किन किन सोर्सेज के थ्रू लिखते हैं। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में हमने कुछ सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, कई जगह वहाँ पे कॉइन्स वगैरह की भी बात थी, है ना। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। हिस्टोरियन इस तरीके से एक्सकेवेशन होती थी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, और जो भी चीज़ें मिलती थी वो हिस्टोरियन उससे स्टडी करते थे। अब हम मिडिवल पीरियड यानी कि हम बात कर रहे हैं 700 से 1750, देखो मैंने कहा था ना इस टाइम पीरियड की मिडिवल हिस्ट्री की। तो वहाँ पे हिस्टोरियन और उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, किस सोर्सेज के थ्रू वो हिस्ट्री या पास्ट को जानते हैं और स्टडी करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जितना मैंने भी आपको पढ़ाया है वो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो ये वाला टॉपिक है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये जो पार्ट 2 है उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।